नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2025। 10वीं तिथि सुबह 11:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी, इस दिन से होने जा रही है लागू। 11 महीने पहले अयोग्य ठहराकर जिसे हटाया गया, फिर वही बना वाइस चांसलर। लुवास यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विनोद की बिना विज्ञापन फिर एंट्री। हरिद्वार, नैनीताल और वृंदावन रूट पर शुरू होने जा रही है एसी बस। रोहतक डिपो से होगा इसका संचालन। गुरुग्राम से बड़ी खुशखबरी, इन गांवों की 750 एकड़ जमीन पर विकसित होगा मातृवन। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आई रीडर और चपरासी के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई, इनमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाएं शामिल। हरियाणा में फिर लौटेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर, सब्सिडी योजना बहाल करने की है तैयारी। सरकारी नौकरी अपडेट, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख यानी 4 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। हिसार व रोहतक के सांसद पहुंचे भिवानी। जल भराव से हुई खराब फसल को लेकर दीपेंद्र हुड्डा बोले, डबल मुआवजा दे हरियाणा सरकार। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर, 12 जिलों में बाढ़ के हालात। वाराणसी, प्रयागराज के 1 लाख घरों में पानी भरा। प्राइवेट नौकरी अपडेट, अमेजॉन में प्रोसेस असिस्टेंट की वैकेंसी निकली। 12वीं पास को मौका, जॉब लोकेशन यूपी। पीपीएफ अकाउंट आपके बच्चे को बनाएगा लखपति। पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर खुलवा सकते हैं ये अकाउंट। रूस में 600 साल बाद क्रेसेनिको ज्वालामुखी फटा, 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का उठा गुब्बार। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में खेलेंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से होने जा रहा है शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। जब से प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है, तब से झमाझम बरसात का दौर जारी है। प्रदेश के लगभग सभी जिले बरसात से सरोबार हो गए हैं। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक यानी 3 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। 8 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ का कहना है कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश आ सकती है, तो वहीं दूसरे जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 4 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में 0 से 25%, जींद और भिवानी में 25 से 50%, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी में 25 से 50%, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में 50 से 75%, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में 75 से 100% हिस्सों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा व हिसार के सांसद जयप्रकाश रविवार को भिवानी के भवानी खेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने गांव धनाना, तालू, पूर्व आदि गांव में पहुंचकर खेतों में जलभराव से बर्बाद हुई फसलों का मुआयना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के कारण प्रेमनगर, जताई, गुस्कानी, चांग, तिगडाना, बड़ेसरा, मिथाथल, कोंगड़, भैणी, प्रेमनगर आदि इलाकों में खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा होने के कारण कपास, नरमा, ज्वार, बाजरा की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि तत्काल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। बरसात के कारण जिनकी खड़ी फसल बर्बाद हुई है, उनको डबल मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो किसान फसल की बिजाई नहीं कर पाए, उनको भी पूरा मुआवजा दिया जाए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग रखी, ताकि अलग से फंड मिल सके। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जलभराव के स्थायी समाधान की पुख्ता योजना बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि इस मुद्दे को पहले भी संसद में उठाया था, अब दोबारा से फिर संसद और विधानसभा में भी उठाएंगे। मौके पर मौजूद किसानों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि जलभराव के कारण खेतों में धान, नरमा, बाजरा की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है और बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने मौके पर ही डीसी से बात की और कहा कि बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाकों में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए भी अलग से मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के हिसार में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास में नए कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति पर फिर से बवाल मच गया है। दरअसल डॉक्टर विनोद वर्मा वही वीसी हैं जिन्होंने 11 महीने पहले हरियाणा सरकार ने अयोग्य मानकर हटाया था, मगर अब अधिसूचना या विज्ञापन जारी किए बिना उन्हें दोबारा से बैकडोर से एंट्री मिल गई है। इस तरह की ज्वाइनिंग से विश्वविद्यालय में सवाल उठने लगे हैं और मामला सुर्खियों में आ गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर रावत ने सरकार को अवमानना के लिए लीगल नोटिस भेजा है।
साथ ही उन्होंने तुरंत विज्ञापन जारी करने की मांग रखी। उन्होंने सरकार को भेजे नोटिस में लिखा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2024 को पहले की कुलपति की नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को कहा था कि अब नए कुलपति के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। इसमें यह भी बताया गया था कि जैसे ही पद खाली हो उसका विज्ञापन तुरंत देना जरूरी है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यह नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई है। 1 और 2 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ में हुई प्रबंधन बैठक की 33वीं बैठक में सारी बातों को मिलाकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि पूर्व विभागाध्यक्ष, प्रधान वैज्ञानिक यानी सेवानिवृत्त और पहले भी कुलपति रहे प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को लुवास का नया कुलपति बनाया जाए। यह फैसला बोर्ड की मंजूरी के बाद लिया गया। कुलपति डॉक्टर विनोद वर्मा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लुवास को देश के शीर्ष पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में शामिल करना है। वे टीम भावना के साथ काम करने, विश्वविद्यालय को शोध, नवाचार और गुणवत्ता का केंद्र बनाना चाहते हैं। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास कदम उठाएगा। इसके तहत हर्बल दवाओं पर शोध होगा ताकि पशुओं के इलाज में नई, सुरक्षित और लंबे समय तक असरदार दवाएं बन सकें। हरियाणा में एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार 40 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दोबारा सब्सिडी देने की तैयारी में है। उद्योग, वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। खासकर दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इन पर 15% तक की छूट दी जा सकती है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15,000 रुपए तक और कारों पर 1.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% की सब्सिडी दी जा रही है, जिस कारण अधिकतर लोग दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इससे हरियाणा को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई नीति लागू होने के बाद टाटा टियागो ईवी, टाटा पंच ईवी और एमजी कोमेट ईवी जैसी गाड़ियों की ऑन रोड कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक कम हो जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर वाहनों की बिक्री में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए पोर्टल भी जल्द खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी। इससे प्रदेश की हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल पाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अनुमान है कि आने वाली 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि यह योजना नौकरी पेशा और पेंशनधारी महिलाओं पर लागू नहीं होगी। जानकारी के अनुसार सैनी सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। यह अरावली पहाड़ियों के साथ लगते घाटा और वजीराबाद गांव के करीब 750 एकड़ भूमि पर मातृवन विकसित किया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेक्टर 54 में मातृवन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाकर शहर को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। वन विभाग की ओर से 750 एकड़ भूमि पर विकसित किए जाने वाले मातृवन में स्थानीय प्रजाति के पौधों जैसे कि बड़, पीपल, नीम और गुल्लर जैसे पौधे लगाए जाएंगे। संभावना जताई गई है कि 10 सालों में मातृवन से बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। गुरुग्राम शहर से पर्यावरण प्रदूषण कम करने में यह मातृवन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बताया जा रहा है कि मातृवन के लिए जिन जगहों का चयन किया गया है उन पर वर्तमान में ज्यादा संख्या में काबुली कीकर खड़ी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बरगद, पीपल, गुल्लर, बेसपत्र, इमली, बिलखन, नीम, बांस, फूल और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा मातृवन में नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई पार्क भी बनाए जाएंगे। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। अब की बार रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के साथ सावन महीने की समाप्ति हो जाती है। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व अगस्त महीने की 9 तारीख को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल और पंचक का प्रभाव भी अब की बार देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में अगस्त माह के दौरान छात्रों को भरपूर छुट्टियां मिलेंगी। अगस्त वैसे भी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों का महीना होता है, लेकिन इस बार दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण ये सूची और लंबी हो गई है। इस महीने धार्मिक त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस और साप्ताहिक अवकाश के चलते विद्यार्थियों को लगातार कई दिन स्कूल से राहत मिलेगी। इस बार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 24 अगस्त और 31 अगस्त को रविवार के कारण स्कूल बंद रहेंगे। तो वहीं 9 अगस्त को रक्षाबंधन और दूसरा शनिवार एक साथ पड़ने के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विद्यालयों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भी स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए लंबे रूटों पर सीधे बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से रोहतक डिपो के बेड़े में 10 नई एसी बसें शामिल की गई हैं। यात्रियों के सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए इन बसों को हरिद्वार, नैनीताल और वृंदावन रूट पर संचालित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्तमान में इन रूटों पर सामान्य बसें संचालित की जा रही हैं, लेकिन अब यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एसी बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। बहुत जल्द यात्री हरिद्वार, नैनीताल और वृंदावन रूट पर एसी बसों में सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। इन बसों में सामान्य बसों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा किराया देना होगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश में नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। नारनौल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी 4 साल बचे हैं। ऐसे में इन 4 सालों में घर बैठने से फायदा नहीं, हमें फील्ड में जाना होगा। वे खुद प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज नारनौल उनका 5वां जिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में कांग्रेस की बहुत हवा थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मगर यह हवा नहीं रही और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का दिन व समय होता है। आज देश में मोदी का समय है, पहले नेहरू, राजीव तथा चौधरी देवीलाल का समय था। उन्होंने कहा कि यह समय कब बदल जाए इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए हमें मैदान में डटे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में वे निर्दलीय चुनाव जीतकर आए तथा भाजपा सरकार को समर्थन देकर मंत्री बने। मंत्री रहते उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे लोगों का भला हो सके। बिजली मंत्री रहते हुए अनेक योजनाओं पर काम किया, मगर अब इन योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे एक बड़ी रैली करने के लिए तैयार रहें। हिसार या फिर जहां कहीं भी सही जगह होगी वहां पर एक बड़ी प्रदेश स्तरीय रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भाग्य में होता है वह मिलता है। मनोहर लाल खट्टर सीएम बन गए, मगर सीएम बनने के लिए घूम रामविलास शर्मा रहे थे। लंबी दूरी के फासलों को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम और दिल्ली से राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब इस रूट पर सफर करना न केवल आसान हो पाएगा बल्कि यात्रा के समय में भी बचत होगी। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र से इस सड़क मार्ग की बदौलत जयपुर की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े बांदीकुई जयपुर हाईवे को वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया है। यानी अब एक्सप्रेसवे से जयपुर जाते समय आपको दौसा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बांदीकुई से इस हाईवे के जरिए सीधे जयपुर तक पहुंच पाएंगे। 66 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन लिंक रोड बांदीकुई से जयपुर के बाहरी इलाके बगराना तक पहुंचाता है। इससे गुरुग्राम से जयपुर जाते समय यात्रा के समय में लगभग 45 मिनट तक की बचत होगी। इसके सभी एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो चुकी है। इस पर लोकल ट्रैफिक की एंट्री नहीं होगी और सफर निर्बाध रहेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चपरासी व रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। ये भर्ती परमानेंट आधार पर होने जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेजें। पाठक के पदों के लिए उम्मीदवार 60% अंकों के साथ 12वीं और LLB डिग्री धारक होने चाहिए। वहीं चपरासी के लिए आवेदक 10वीं पास के साथ 1 वर्षीय कुकिंग डिप्लोमा और 3 वर्षीय खाना पकाने का भी अनुभव धारक होना चाहिए। रीडर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। तो वहीं चपरासी के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 37 जरूरी दवाएं की कीमतें 10 से 15% तक घटा दी हैं। इनमें पैरासीटामोल, एटोरवास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए जरूरी हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नई कीमतें 35 अलग अलग फार्मूलों पर लागू होंगी, जिन्हें बड़ी दवा कंपनियां बनाती हैं और बेचती हैं। दर्द और बुखार, हृदय रोग, शुगर और विटामिन जैसी दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। इससे पहले सरकार ने मई 2024 में 8 शेड्यूल दवाओं के मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया था। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ सालों में दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कि मरीजों को दिक्कत हो रही थी। इसके बाद जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का मकसद दवाओं को सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध करवाना है। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में
में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है। अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने पीपीएफ अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अभिभावक यानी गार्जियन एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का पीपीएफ अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट लिमिट लागू होती है। लेकिन माता पिता का खुद का पीपीएफ अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी। नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। विशेष मामलों में अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है, जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज आदि के लिए पैसों की जरूरत होने पर। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है। इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3,18,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2,000 रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6,37,000 रुपए मिलेंगे। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज से शुरू होने वाले हफ्ते में 8 अगस्त की तारीख अहम है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन रिवर्सल पैटर्न या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है, इसलिए इस दिन पर खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी, अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। 8 अगस्त पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अहम है। बाजार में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या फिर रिवर्सल पैटर्न दिख सकता है। इस दिन का हाई और लो ब्रेकआउट सेटअप का काम कर सकता है। 6 और 7 अगस्त इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खास बताए गए हैं। इन तारीखों पर तेज मूवमेंट हो सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 से 6 अगस्त तक मीटिंग करने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ब्याज दर में 0.25% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से बैंक, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और ऑटो जैसे सेक्टर्स में तेजी आ सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।